देखो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान से समझने है, ठीक है? जो भी पढ़ा रहे हैं ध्यान से समझने। 2 क्लास लगेगा ये चैप्टर, हम लोगों का 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है तो याद है ना? याद है ना? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सबसे पहले हम लोगों को समझना है इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी, इलास्टिक का मतलब क्या? जो खींचता है, टनाता है ना? तो लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर क्या इलास्टिक है? नहीं। ये खिंचाएगा? नहीं। रबर बैंड इलास्टिक है? हाँ, बहुत खिंचा जाएगा। अच्छा ये कपड़ा क्या ये इलास्टिक है? हाँ, थोड़ा इलास्टिक है। अगर इसको खींचेंगे तो थोड़ा होगा, है ना? तो कोई चीज इलास्टिक है, कोई चीज इलास्टिक नहीं है। अगर कुछ इलास्टिक है भी तो उसका इलास्टिसिटी डिफर करता है एक दूसरे से। कोई बहुत ज्यादा खिंचा जाता है, कोई कम खिंचाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोग ये तो पढ़े कि डिमांड का मतलब क्या है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि अगर इनकम जो है, अगर डिमांड प्राइस कोई कमोडिटी का डिक्रीज हो रहा है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा। इसको उठा लेना, एंड वाइस वर्सा। बट कितना डिमांड बढ़ेगा प्राइस के चेंजेस से ये हम लोगों को पता नहीं है। ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डिमांड में कितना चेंजेस आता है डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस आने की वजह से। क्लियर हो गया? तो देखो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को समझना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ डिमांड और ड्यू टू द चेंज इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या मतलब है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हो रहा है कि डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है फैक्टर्स ऑफ डिमांड, जो कि 3: प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज। ये 3 चीज में चेंजेस आने की वजह से एक कमोडिटी का डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू change in determinants of demand। अब कौन कौन सा डिटर्मिनेंट्स का बात कर रहे हैं हम यहाँ? प्राइस, इनकम, रिलेटेड गुड्स। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 3 पार्ट में। क्या मतलब है? 3 डिटर्मिनेंट है ना। अब तीनों डिटर्मिनेंट का अलग अलग इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्लासिफाई किया जा सकता है 3 पार्ट में। एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जो भी बोर्ड में लिखवा रहे हैं सब मिटाकर पूछेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब प्राइस के वजह से डिमांड में चेंजेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में चेंजेस आने की वजह से
डिमांड में जो चेंजेस आता है उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंजेस आने की वजह से जो डिमांड में चेंजेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया पॉइंट? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी का 5 कैटेगरी है। प्राइस इलास्टिसिटी का 5 कैटेगरी है और ये हम लोग के एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस इलास्टिसिटी जो है ये हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक, चौथा है इलास्टिक, पांचवा है इनइलास्टिक। ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी 3 कैटेगरी का, एक है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसी तरह क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी 3 तरह का है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ रहा है? ये पहला जो क्लास है हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे ये सब होता क्या है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ मीनिंग जान रहे हैं ये सब क्या होता है, कितना तरह का इलास्टिसिटी है। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब change in demand due to the change in the determinants of demand, mainly the price, income and related goods. It can be categorized into 3 categories: price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand. When the changes in demand take place due to the changes in the price of that commodity, price elasticity of demand. When the changes in demand take place due to the income of the consumer, income elasticity of demand. When the changes in demand take place due to the price of related goods, due to the change in the price of related goods, cross elasticity of demand. ठीक है? Price elasticity of demand can be categorized into 5 types: perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, elastic and inelastic. Elastic demand and inelastic demand. Income elasticity of demand can be categorized into 3: positive income elasticity of demand, negative income elasticity of demand, zero income elasticity of demand. Cross elasticity of demand can be categorized into 3: positive cross elasticity of demand, negative cross elasticity of demand, zero cross elasticity of demand. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो देखो पूरा चार्ट टाइप में बना दिए। अब आते हैं शॉर्ट में डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये क्या है, क्या मतलब है इसका। उसके बाद डिटेल में तो जाएंगे, ग्राफ में जाएंगे, एग्जांपल्स में जाएंगे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड किसको बोलते हैं? When a small change in the price of the commodity brings an infinite change in the quantity demanded. जब प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा, इन्फिनिटली चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है? क्या मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का? When a small change in the price of the commodity brings about an infinite change in the quantity demanded. Clear? Next we will come to perfectly inelastic demand. What do you mean by perfectly inelastic demand? Perfectly inelastic demand का मतलब होता है inelastic, हिलेगा ही नहीं, inelastic कुछ नहीं होगा, मतलब any change in the price of the commodity will bring no change in demand. प्राइस में जितना भी चेंजेस आ जाए, डिमांड में चेंज
नहीं है, इन इलास्टिक, उसको परफेक्टली इन इलास्टिक, जरा भी नहीं हिलने वाला। क्लियर हो गया? यूनिटरी इलास्टिक, when the change in demand is equal to the change in price of the commodity, प्राइस में जितना चेंजेस आ रहा है डिमांड में भी उतना ही चेंजेस आ रहा है, दोनों बराबर। प्राइस अगर प्राइस में 50% चेंजेस आया, डिमांड में भी 50% चेंज हो गया। प्राइस डबल हो गया, डिमांड भी 2x हो गया। समझ में आ रहा है? तो मतलब प्राइस में और डिमांड में जब इक्वल चेंजेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिट मतलब वन, इक्वल, यूनिटरी मतलब इक्वल, वन। समझ में आया? इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है? when the change in quantity demanded is more than the change in price, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों में चेंजेस आया, बट डिमांड ज्यादा चेंज हुआ है, प्राइस कम हुआ, वो हो जाएगा इलास्टिक। when change in demand is more than the change in price, elastic. inelastic, when change in demand is less than the change in price, प्राइस में 50% चेंजेस आया, डिमांड में 20% चेंजेस आया, ये हो जाएगा इनइलास्टिक। क्लियर हो गया पांचों? प्राइस थोड़ा सा चेंज होने से इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस जितना भी चेंज हो, डिमांड में जीरो चेंज, इनइलास्टिक। प्राइस में जितना चेंज है, डिमांड में भी उतना ही चेंज होगा, यूनिटरी इलास्टिक। डिमांड में चेंजेस ज्यादा हो रहा है, प्राइस में चेंजेस कम हो रहा है, इलास्टिक। डिमांड में चेंजेस कम हो रहा है, प्राइस में चेंजेस ज्यादा हो रहा है, इनइलास्टिक। क्लियर हो गया यार? ठीक है, अभी तो वो रफ में बता रहे हैं, अभी डिटेल में पूरा डायग्राम बनाकर समझाएंगे ये सब, ये पांचों को आज यही तक हम लोग करेंगे। अब इसका थोड़ा आ जाते हैं, क्या मतलब है पॉजिटिव इनकम। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है व्हेन द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द डिमांड। इनकम चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंजेस हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन तरह का है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जब इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इनकम पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाया है डिमांड में, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नॉर्मल गुड्स तो क्या होगा? नॉर्मल गुड्स जैसे फर्नीचर एंड ऑल, है ना। नेक्स्ट आता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड घट जाता है, वो होता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंफीरियर गुड्स, गिव एन इफेक्ट पढ़ाए है ना। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब इनकम चेंज होने की वजह से डिमांड में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो हो गया जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? पॉजिटिव मतलब इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ गया। नेगेटिव मतलब इनकम बढ़ा, डिमांड घट गया। जीरो मतलब इनकम बढ़ा, डिमांड में कोई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। When the changes in price of related goods brings about the change in demand, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ने की वजह से तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टी एंड कॉफी, टी का दाम बढ़ा, कॉफी का डिमांड बढ़ गया, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव, जब एक कमोडिटी का दाम बढ़ा, दूसरा का क्वांटिटी घट गया। कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल महंगा हुआ, कार का डिमांड, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जीरो, जब एक कमोडिटी का प्राइस में चेंज होने से दूसरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से नमक को कोई फर्क पड़ेगा, कॉफी महंगा होने की वजह से जूता का दाम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे जूता और कॉफी के बीच में जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ गया? ठीक है, अच्छे से पूरा हम एक्सप्लेन कर दिए। ये चैप्टर का समझ लो 80% कॉन्स्टिट्यूएंट्स यही है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसको? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। समझ में आ रहा है कैसे ये निकलता है, किस तरह से ये कैलकुलेट होगा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसको कॉपी कर लो तुम लोग। तो हम लोग अभी अब डील करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, है ना। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब प्राइस में चेंजेस आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंजेस आता है, इसी का रेशियो को हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी रहता है, सम्स आता है, ठीक है, अगर स्कूल में हुआ होगा तो चैप्टर हुआ है स्कूल में ये वाला भी, तो इसमें सम्स भी रहता है, ठीक है। ईपी ये जो सिंबल है ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। अब इसका फॉर्मूला कैसे है, कैसे निकलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, निकलने का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो निकल जाएगा क्या मेरा ईपी, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली परसेंटेज तो ठीक, अगर नहीं दिया होते परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे करके निकलते हैं। अगर हम फॉर्मूला को फर्दर सब डिवाइड करेंगे तो होगा चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब मान लो पहले डिमांड था 100, बढ़ के हो गया 150, तो कितना परसेंट चेंज आया, चेंज इन डिमांड 100 से 150 हुआ तो कितना आया 50, डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड पहले कितना था 100 इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया 50%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 50 लिख देंगे यहाँ पे 50। समझ में आया, क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट। अगर दिया हुआ रहा है डायरेक्टली, अगर तुमको क्वेश्चन में बोल दिया कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है 50% से 70% हो जा रहा था, तो तुम आराम से निकाल लिए भाई 20% चेंज आया तो लिख दिया 20%। बट ऐसे नहीं देकर अगर बोला कि क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 150 हो जा रहा है तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। जब बोल दिया 100 से 300 हो जा रहा है तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। चेंज इन डिमांड 100 से 300 मतलब कितना चेंजेस आया 200 डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड पहले कितना था 100 इंटू 100 तो आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड। क्लियर हुआ पॉइंट। तो सेम जैसे परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकल रहा है उसी तरह से क्या निकल जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। अब देखो एक हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन अब एक एग्जांपल देंगे, ये भी क्लियर होगा। बोला प्राइस पहले था 4 अब हो गया 5 तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ 1%। पहले 4 था हो गया 5 तो चेंज इन प्राइस कितना आया 1 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस पहले प्राइस कितना था 4 इंटू 100 25%। तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ 25%। आ गया नीचे पुट कर देंगे। चलो अब एक सम करते हैं हम लोग इसको यूज करके, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो शॉर्ट में या हम लिख देते हैं बोर्ड में, अच्छा देखो। द क्वांटिटी डिमांडेड increases from 200 to 250 units when price decreases
फ्रॉम ₹6 to ₹4। चलो ईपी निकालना है। क्या बोला है? बोला है एक कमोडिटी का डिमांड 200 से बढ़कर हो गया 250 यूनिट जब उसका प्राइस घट के 6 से हो गया 4। क्लियर हुआ पॉइंट? अब कैसे करके इसको फाइंड करेंगे? चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100। 200 से हो गया कितना? 250। तो कितना चेंजेस आया? 50 डिवाइडेड बाय पहले कितना था? इनटू होल डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंजेस आया? ₹2 डिवाइडेड बाय पहले कितना था? 4 इनटू 100। ठीक है ना? अब पहले ऊपर वालों को सॉल्व करते हैं। 1 2 1 जा 25 ऊपर में आ गया 25। नीचे में सॉल्व करते हैं 2 1 जा 2 2 जा 50। तो बचा कितना है? 25 बाय कितना बच गया ना? 25 बाय 50 तो कितना हो गया? 0.5 काटोगे तो 0.5 ही आएगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 50 कितना? 0.5। 1/2 मतलब 0.5। तो मेरा ईपी कितना आ गया? समझ में आया? क्लियर हुआ पूरा पॉइंट? ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और फॉर्मूला है। ये नहीं कि सिर्फ इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये तो एक फॉर्मूला हो गया, होपफुली सबको समझ में आ गया। उतार लो इसको। उतर गया है? ठीक है, चल। अब एक और क्या फॉर्मूला है? देखो, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू P1 बाई Q1। डेल क्यू बाई डेल पी इंटू P1 बाई Q1। अभी सब क्या लिखे सर आप? डेल ये 1 2 क्या मतलब है इसका? डेल क्यू का मतलब होता है चेंज इन डिमांड। क्या मतलब? चेंज इन डिमांड डिवाइड। और डेल पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। Q1 का मतलब हुआ है इनिशियल डिमांड। पहले डिमांड कितना था? इनिशियल डिमांड। ठीक है। P1 का मतलब है इनिशियल प्राइस। पहले प्राइस कितना था? समझ में आया? अच्छा, और कुछ दिया हो रहेगा? Q2 और P2 भी दिया हुआ रहेगा। Q2 का मतलब फाइनल डिमांड और P2 का मतलब फाइनल प्राइस। क्लियर हो गया? अब ये डेल क्यू कैसे निकलता है? डेल क्यू निकलता है या तो Q2 माइनस Q1 या तो Q1 माइनस Q2। समझ में आ रहा है? अब देखो, हम लोग यहाँ पे चेंज इन डिमांड लिखे। चेंज इन डिमांड का मतलब पहले 200 था, फिर हो गया 150। तो चेंज कितना हुआ? 50। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसको इतना को याद रखना। अब देखो, सेम सम्स, तो सब तुम लोग लिखवाए वही सम्स को इस वाला फॉर्मूला से करते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलो लिख लेते हैं पहले पूरा क्वेश्चन। होगा सबके पास लिखा हुआ। क्वांटिटी कितना हो गया? 200 से 250 है ना? मतलब पहले क्वांटिटी था Q1 था 200 जो कि बढ़ के हो गया 250। प्राइस पहले था 4 रुपया, सॉरी 6 रुपया, जो घट के हो गया, नहीं था ना? यही डेटा था। अब देखो चेंज इन डिमांड। डिमांड में कितना चेंज आया? 50 का। प्राइस में कितना चेंज आया? 2 का। ये चारों तो दिया ही है हमको, ये चारों दिया हुआ था ना, ये 2 हम निकाले, फॉर्मूला में पुट कर देते। डेल क्यू 50, डेल पी 2, P1 4, Q1 200। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 100 जा। अब देखो 50 बाई 100 क्या हो जाएगा? 0. वहाँ भी 0.5 आया था उस तरीके से भी, और इस तरीके से भी कितना आया? तो तुम कोई भी मेथड करो, आंसर तो सेम ही आएगा ना, आंसर तो डिफर नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? समझ में आया? ठीक है ना? कैसे करके हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा भर भर के करेंगे।
जो एग्जाम में आए हम लोग करेंगे, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का क्या है, बट अभी नहीं, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे, आज वहीं तक करेंगे। तो हम क्या बोले थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना टाइप्स क्या है, व्हाट आर द 5। तो चलो पांचों को अब देखते हैं। देखो तो ये वाला रहा, ये आ रहा, ठीक। पांच है ना, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है ना। 1 2 3 5, ठीक है। पहले परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तीसरा यूनिटरी इलास्टिक। चौथा इलास्टिक इनइलास्टिक। टाइम लिख लो, ठीक। चलो अब सबसे पहले मीनिंग बताए थे, वो मीनिंग लिख के रहे, कैसे करके मीनिंग लिखेंगे। नंबर 1, परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग क्या होगा, व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस brings about an infinite change in quantity demanded। क्लियर हो गया। When a small change in price brings about an infinite change in quantity demanded, perfectly elastic, ठीक है। When a change in price brings no change in quantity demanded। क्लियर, समझ में आया। तीसरा यूनिटरी इलास्टिक, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is equal to the percentage change in price। क्लियर, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, तो ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक। अब आते हैं इलास्टिक, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is greater than the percentage change in price। क्लियर, जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये इलास्टिक डिमांड। इसी को ऑपोजिट, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन the
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर हो गया? तो देखो पांचों का ये क्या है, डेफिनेशन है। क्या क्या की पॉइंट्स है यहाँ पे देखो, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, समझ में आ रहा, नो चेंज, यहां पे इनफाइनाइट चेंज। ये सब क्या है, सबका बीच का आपस का डिफरेंस है। सब में बस एक ही चीज तो हो रहा है, प्राइस और क्वांटिटी चेंज हो रहा है। एक में प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी इनफाइनाइटली चेंज हो जा रहा है, दूसरा में प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, तीसरा में प्राइस और क्वांटिटी दोनों इक्वल चेंज हो रहा है, चौथा में क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो रहा है प्राइस से, पांचवा में क्वांटिटी कम चेंज हो रहा है प्राइस से। क्लियर हो गया? ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखो सबका एक अपना वैल्यू है प्राइस इलास्टिसिटी का, पहला हो गया। चलो बोरिंग लग रहा है, देखो हर टीचर का पढ़ाई में अगर बोरिंग लग रहा है तो मतलब है कि स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं होगा, इसका मतलब है तब अगर एक आध सब्जेक्ट में या एक आध टीचर का प्रॉब्लम हो रहा है तो मतलब टीचर में प्रॉब्लम है। बट स्कूल का भी सर पढ़ा रहे तो बोरिंग लग रहा है, ट्यूशन में भी बोरिंग लग रहा है, सब जगह बोरिंग लग रहा है, मतलब इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होगा। तो देखो ईपी का वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक में ईपी का वैल्यू होगा इनफाइनाइट, है ना। ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। परफेक्टली इन इलास्टिक में ईपी का वैल्यू होगा 0, कुछ चेंजेस ही नहीं हो रहा, इसमें इनफाइनाइट चेंज हो रहा है। यूनिटरी में क्या हो जाएगा, ईपी का वैल्यू 1, इक्वल मतलब क्या 1, और इलास्टिक में ईपी ग्रेटर देन 1, समझ में आ रहा है। और इसमें ईपी समझ में आ रहा है। तो देखो अभी हम लोग ईपी का सम्स निकालने सीखे ना, ईपी कैसे आएगा। बहुत सारा टाइम तुमको कमेंट को करने बोलेगा विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज दिस। अगर मान लो 1 आ गया मतलब दिस प्रोडक्ट इज यूनिटरी इलास्टिक, द डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इज यूनिटरी इलास्टिक। 0 आ रहा है परफेक्टली इन इलास्टिक, 1 से ज्यादा आ रहा है इलास्टिक डिमांड, 1 से कम आ रहा है इनफिनिटी आ जा रहा है तो परफेक्टली। क्लियर हो गया? ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम लोग आते हैं थर्ड में, डिमांड कर्व सबका रहेगा अपना। तो डिमांड कर्व दिखने में कैसा रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक का डिमांड कर्व रहेगा ऐसा। तो हम बनाकर हट जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक का डिमांड कर्व ऐसा रहेगा, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पे ईपी इंफिनिटी। ये है डिमांड कर्व, मतलब ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में ये भी आता है व्हाट इज द शेप ऑफ द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एमसीक्यू में आता है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अब आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक का कैसे रहेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी ऐसे है, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। मतलब देखो प्राइस में कुछ भी चेंजेस हो, प्राइस यहां रहेगा तो भी डिमांड इतना, प्राइस ऊपर जाएगा तो भी डिमांड इतना, प्राइस नीचे आएगा तो भी डिमांड वहीं पे, और यहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, डिमांड एकदम इनफाइनाइट हो जा रहा है, ठीक है। थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक, ऐसे कहेंगे हाइपरबोला, तो बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। वाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
क्वांटिटी प्राइस, ये है। जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही क्वांटिटी में चेंजेस आया है, देखो है ना, दोनों इक्वल चेंजेस आए हैं, तो इसको बोल लेंगे यूनिटरी इलास्टिक। अब आते इलास्टिक का, ओए देखो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंजेस आता है ना। इसका डिमांड कर कैसे रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आता है, ये थोड़ा स्टीप है, ऐसे है, स्टीप है, मतलब देखो ये प्राइस तक, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस आया, क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस आ गया, तो ये क्या हो गया, इलास्टिक, ईपी ग्रेटर देन 1। अब यहां पे ऐसे रहेगा, देखो प्राइस क्वांटिटी, ये है, ठीक है। अब देखो प्राइस में कितना चेंजेस आ रहा है, क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, मतलब चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी, है ना। चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे ईपी क्या हो गया, लेस देन 1। ये 3 पॉइंट अगर तुम याद रख पाते हो, ये चैप्टर का 50% काम खत्म। डायग्राम आता है, ईपी का वैल्यू आता है, सम्स तो भी हम लोग थोड़ा सा किए, और आएगा डेफिनेशन आएगा, समझ में आ रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हाफ पोर्शन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास सम्स करेंगे, और थोड़ा बहुत है उसको करेंगे, मतलब एक क्लास और करेंगे, खत्म हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है, समझ में आ गया तो इसको कॉपी कर लो, क्लास आज का खत्म।